बन सके। सोच लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है और उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट वो आर्गन नहीं है, आर्गन तो बहुत दूर में है, उसका सिर्फ आगे है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और दसों इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अगर नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहता है तो उसके लिए उसको तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और Na+ बनता है। तो क्लोरीन उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट जस्ट उसके बगल में ही है आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और क्लोरीन का 17, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकर Cl- बनता है। तो आप अगर सोडियम के साथ क्लोरीन को मिलाओ तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- बनेगा। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो Na+ और Cl- है ना, हम जानते हैं ना ऑपोजिट चार्जेस attract each other, that is why Na+ and Cl- just attract each other to form a NaCl molecule, and this is how an ionic compound is formed. But remember that this is not a true bonding. Now see what happens with magnesium and magnesium when reacts with say oxygen or say chlorine। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट इज अगेन नियॉन। सो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम +2 आयन फॉर्म करेगा और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। ये समझ लेना कि कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर वहाँ पर कोई है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तभी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो क्लोरीन है वहाँ। अगर तुम मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन मिला दो तब भी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह एल्युमिनियम के साथ अगर तुम ऑक्सीजन को मिला दो तो एल्युमिनियम का जो आउटर मोस्ट शेल में, और एल्युमिनियम का नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट होता है नियॉन, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके लिए Al+3 बनता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट होता है वो भी नियॉन ही है और वो तो 2 घर बाद में है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो नाउ वी हैव टू, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को हमको बैलेंस करना होगा। मैंने पहले ही कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा एक मेटल से उतना ही इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल लेगा। जो इलेक्ट्रॉन छूटता है उसको मेटल कहते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और उसको नॉन मेटल कहते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल ही मिला देना चाहिए, क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और नॉन मेटल इजीली उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसी तरह आयनिक कंपाउंड होगा। नाउ एक पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम मेटल कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो तो नॉन मेटल का है, क्योंकि उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट उसके बाद में होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट उसके पहले होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होता है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तभी वो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट का कन्फिगरेशन अचीव करता है। और दाहिने तरफ जो एलिमेंट्स है उसका तो टेंडेंसी रहता है कि इलेक्ट्रॉन पाने का, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है 1 और 2 और मोर, तो वो उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो अगर तुम मेटल के साथ मेटल मिलाओ तब क्या होगा, मेटल के साथ मेटल अगर मिलाओगे तो एक तरह का बॉन्डिंग होता है, उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अगर तुम नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल मिलाओगे, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों का ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेना, किसी का भी इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी नहीं होता है। तो यहाँ पर तो कैटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा और आयनिक कंपाउंड नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और तरह का बॉन्डिंग यहाँ पर होता है जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। को मतलब कि सम तरफ वो इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो हम देख सकते हैं कि मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और एक्सट्रीम राइट में जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो एक मेटल के साथ एक नॉन मेटल को अगर तुम मिलाओ तो आयनिक कंपाउंड होगा। तो इसी हिसाब से ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट्स है उसको अगर तुम ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के साथ मिलाओगे तो भी
में तो भी आयनिक कंपाउंड बनेगा। ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स है उसको अगर तुम 7 के साथ मिलाओगे तो भी आयनिक कंपाउंड, और 3 का जो है वो उसका भी अगर तुम 6 और 7 के साथ मिलाओगे तो भी आयनिक कंपाउंड ही मिलेगा। तो हमें क्या पता चला कि एक मेटल के साथ अगर एक नॉन मेटल मिलता है तब भी आयनिक कंपाउंड बनता है, और एक मेटल के साथ जब एक मेटल मिलता है तो मेटालिक बॉन्डिंग होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक नॉन मेटल के साथ अगर एक नॉन मेटल मिलाते हो तब वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि मीथेन एक जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ये कोवैलेंट होना चाहिए कि आयनिक होना चाहिए। देखो मीथेन में है कार्बन और हाइड्रोजन। ना कार्बन भी नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन वो ग्रुप 1 में रहता है, पर ये एक एक्सेप्शनल एलिमेंट्स है। उसका कैरेक्टर तो दोनों के साथ ही मिलता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, और कई दफ़ा हम ये भी देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी होता है व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड आयन। तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ही कम होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी भी बहुत ही कम होता है। और कार्बन तो अगर कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो नॉन मेटल है, पर वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सी के ऊपर 4 माइनस जो आयन प्रोड्यूस होगा ना, वो तो पूरा ही अनस्टेबल होगा। इसीलिए वो आयनिक कंपाउंड नहीं कर सकता है, नहीं फॉर्म कर सकता है। वो क्या करते हैं, वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है, एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का ही इक्वल जो है दोनों का इक्वल अधिकार रहता है। इसीलिए दोनों ही उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर सकता है। जैसे कि तुम देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ 2,4, दैट इज़ 1:2:2 एंड 2p2। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, अगर वो फिर और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है तब भी वो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन का कन्फिगरेशन पा सकता है। और हाइड्रोजन जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो पा सकेगा। तो इसीलिए वो खुद का जो आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल भी कहता है, वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर होता है, इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन बन के 8 हो जाता है। दैट इज़ नाउ द कन्फिगरेशन बिकम्स 2,8, और नियॉन का कन्फिगरेशन वो अचीव करता है, इसीलिए वो स्टेबल बन सकता है। तो ये तुम देख ही सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के वहाँ पर एक बॉन्ड होता है जिसको एक कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मीथेन में CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। ईच बॉन्ड कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम कार्बन एंड द अदर फ्रॉम हाइड्रोजन। नाउ इन द बोथ इलेक्ट्रॉन्स बोथ द एटम्स हैव इक्वल, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल अधिकार बनता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसीलिए हाइड्रोजन का भी 2 हो जाता है और कार्बन का भी टोटल 10 हो जाता है। नाउ एक रूल है कोवेलेंट कंपाउंडों का, कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का एक रूल होता है कि एक कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होने के बाद उसका जो सेंट्रल है एटम है, सोच लो कि मीथेन में जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होगा, यही कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो मीथेन में हम देख चुके हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सो मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन है ना, वो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। पर हमारे पास ये भी बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पर ये ऑक्टेट रूल फेल होते हुए नज़र आता है। जैसे कि तुम सोच लो BCl3 और BF3 इन दिस मॉलिक्यूल। बोरोन में बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में रहेगा 2 और सेकेंड शेल में रहेगा 3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
इज़ 3। जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहता है। तो बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल में तीनों इलेक्ट्रॉन है, सो ऑल दोज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बोरॉन वो तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कराएगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 2, 8, 7. So in the outermost shell 7 electrons are present, so all the 7 electrons are valence electrons. Now if chlorine gains 1 electron, so then it becomes 8. So वो argon, उसका जो nearest inert element है argon, उसका configuration पा सकता है if it can have an electron. So boron क्या कर रहा है, boron और chlorine के बीच में जब sharing हो रहा है electron, तो after formation of BCl3 bond we can see that boron के outermost shell में only 6 electrons are there. So here octet rule is not obeyed. इसको कहते हैं contraction of octet rule. Now you can see in PCl5 phosphorus pentachloride, phosphorus का outermost shell का phosphorus का electronic configuration हो रहा है 2,8,5, that is 5 electrons are present in the outermost shell. तो पांचों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो कितना बन जाता है, 5 के द्विगुण होकर वो 10 हो जा रहा है। जबकि ऑक्टेट रूल ने कहा है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड द सेंट्रल एटम शुड हैव